नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। हाउसिंग सोसाइटीज़ में एक एकदम हॉट टॉपिक है मीन्स डिफ़ॉल्टर। उसके साथ डील कैसे करना है, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो पैसा निकालना कैसे है, एग्जैक्टली डिफ़ॉल्टर किसको बोला जाता है, बायलॉज में एग्जैक्टली क्या प्रोविज़न है, और हम डायरेक्टली लीगल एक्शन ले सकते हैं क्या, या फिर और क्या स्टेप्स है। इसका कई बार नॉलेज नहीं होता है हाउसिंग सोसाइटीज़ में। तो आज का ये टॉपिक उन सारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर के लिए या जनरल मेंबर के लिए कि डिफ़ॉल्टर को हैंडल कैसे करना है और कौन से स्टेप्स बायलॉज में अप्रूव किए गए हैं जिसके बेसिस पे आप उस डिफ़ॉल्टर से आउटस्टैंडिंग का वसूली कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो डिफ़ॉल्टर से जब भी डील करना है तो पहले समझना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्टर किसको कहा जाता है। तो डिफ़ॉल्ट मेंबर वो है कि जो अपना मेंटेनेंस जो भी एज़ पर बायलॉज आपने डिसाइड किया है कि क्या आपका मेंटेनेंस चार्जेस रहेगा, क्या आपका सारे जो खर्चे हैं उसका सर्विस चार्जेस रहेगा, तो उसको अगर वो पे नहीं कर रहे हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। अभी डिफ़ॉल्टर मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में अगर वो पैसा नहीं पे करता है तो वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है। सो एज़ पर बायलॉज नंबर 70 और 71 महाराष्ट्र का जो बायलॉज है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे बता रही कि 70 और 71 के बेसिस पे अगर वो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार अगर वो 3 महीने तक पैसा पे नहीं कर रहा है और वो अगर वो ऐसी ही सिचुएशन 6 महीने तक या उससे भी ज़्यादा महीनों तक बनी रही कि वो बिना पैसा पे किए उसका मेंटेनेंस सिर्फ बढ़ता जा रहा है और वो 1 रुपये भी सोसाइटी को पे नहीं करे, तो इस केस में उसको डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। अभी कई बार मैनेजिंग कमेटी के सामने ये क्वेश्चन होता है कि इनके साथ डील कैसे करें, बिकॉज डायरेक्टली तो लीगल एक्शन नहीं सकते और कई बार सोसाइटी का कोई लीगल एडवाइज़र नहीं रहता है। तो फिर कौन से स्टेप्स है जो लेने चाहिए और कौन से स्टेप से जाना चाहिए, तो उनके लिए आज ये वीडियो। तो सबसे पहले जैसे आप लोग नॉर्मल रिमाइंडर भेजते हो, अगर कोई मेंबर आपका मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा है, 1 महीना नहीं पे कर रहा है, 2 महीना पे नहीं कर रहा है, तो आप रेगुलर रिमाइंडर पहले भेजें। जेंटल रिमाइंडर होने चाहिए, डायरेक्टली रूड वर्ड्स या डायरेक्टली एक्शन की कोई भी बात आप उसमें नहीं करें। नॉर्मल रिमाइंडर्स आपको भेजने हैं और थोड़ा सा वेट करना है कि उसके बाद भी वो लोग कुछ एक्शन लेते हैं क्या, क्या वो कुछ को लाते देते दे क्या। कभी कभी क्या होता है कि ये नॉर्मल रिमाइंडर भेजने के बाद लोग अपना वापस आउटस्टैंडिंग जो है थोड़ा थोड़ा क्लियर करना शुरू कर देते हैं। कई बार लोगों के प्रॉब्लम्स जेन्युइन रहते हैं, मीन्स घर में कुछ अगर है या फाइनेंशियली इशू है या जॉब का इशू है। अभी के कोविड की सिचुएशन में ये डिफ़ॉल्टर की समस्या तो इतनी बढ़ती जा रही को इसको कैसे हैंडल करना है, लोगों से पैसा निकलवाना बहुत ही मुश्किल होने लगा है। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाए, पहले रेगुलर्स रिमाइंडर भेजे और थोड़ा दिन वेट करें। हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पैसा ला के दे सकते हैं कि भाई 1 किस्तों में लीजिए, 2 किस्तों में लीजिए, या आप लोग थोड़ा सा हमें 2-2 महीने का टाइम पीरियड दीजिए, ऐसा कुछ वो आके बात कर सकते हैं। तो आप लोगों को पहले उनका बात सुन के वो स्टेप्स देने पड़ेंगे और उसके बाद अगर वो नहीं पे करते हैं देन क्या स्टेप्स लेना चाहिए वो आप मैनेजिंग कमेटी में डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये डिस्कस करते समय भी एग्जैक्टली डायरेक्टली आप लोग केस नहीं कर सकते। इसमें फर्स्ट स्टेप ये हो जाती है कि डिफ़ॉल्ट मेंबर को आपको एक डिमांड नोटिस जारी करनी होती है। तो डिमांड नोटिस मीन्स आप आपके लीगल एडवाइज़र से या फिर आपके यहाँ पे कोई भी एडवोकेट हो तो उनके सलाह से आप ये डिमांड नोटिस बना सकते हैं। तो उसमें जो भी कॉमन चार्जेस है उसको पे नहीं करते वो सारा आपको डालना है, विथ जो उनका करंट स्टेटमेंट है, जो उनका करंट आउटस्टैंडिंग है वो भी अगर आप अटैच कर दे तो उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो जाएगा कि कितने महीने तक इन्होंने आउटस्टैंडिंग को पे नहीं किया है और एग्जैक्टली करंट अमाउंट इस महीने की क्या है। कभी कभी क्या होता है कि एक नोटिस देने के बाद भी लोग थोड़े अवेयर हो जाते हैं और पैसा देना शुरू कर देते, बट अगर उसके बाद भी ये लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कुछ अलग स्टेप्स ले सकते हैं। तो पहले एक नोटिस भेज के फिर उसके बाद दूसरी या फिर तीसरे नोटिस तक आप थोड़ा सा वेट करें। वो जेंटल रिमाइंडर्स आप उनको भेजते रहे। अभी हाँ, ये नोटिस देते समय ये भी दिक्कत होता है कि डायरेक्टली वो लोग उस सोसाइटी के नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस केस में आप उसको रजिस्टर पोस्ट करवा सकते हैं या कुरियर करवा सकते हैं कि जिसके बेसिस पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा। उसको आपको फाइल करके रखना है कि आपने कितने नोटिस उनको भेजे थे। बिकॉज अगर लास्ट स्टेप जहाँ पे आप फाइनल नोटिस उनको भेजेंगे या कुछ लीगल एक्शन आप लेने जाएंगे तभी ये सारे एविडेंसेस आपको ज़रूरी होते हैं दिखाने के लिए कि आपने
स्टेप्स को फॉलो किया है था, आपने रिमाइंडर्स उनको भेजे थे, फिर आपने डिमांड नोटिस भेजी थी, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, इसके लिए आप लास्ट स्टेप को लेने वाले हैं। ये डिमांड नोटिस भेजने के बाद आप कुछ लिमिटेशन उनको दे सकते हैं। सोसाइटी की कुछ सर्विस है जिसको आप स्टॉप कर सकते हैं, जैसे कि उनकी कंप्लेंट्स अगर कुछ वो करना चाहते हैं तो आप कंप्लेंट नहीं लेंगे, या फिर अगर किसी केस में उनको एनओसी चाहिए सोसाइटी से कुछ, तो वो एनआईसी को थोड़ा देर आप होल्ड करके रख सकते हैं। हो सकता है पासपोर्ट के लिए आता है एनओसी, या अगर कुछ उनको रेंट पे देना है तो उसके लिए एनओसी के लिए आते हैं, या अगर और किसी भी केस में अगर इनको एनओसी चाहिए तो वो सोसाइटी के पास ही आना पड़ेगा। तो उस केस में आप ये सारा होल्ड करके थोड़े से लिमिटेशन उनको स्ट्रेच करके आप पैसा निकलवाने का कोशिश कर सकते हैं। इससे भी अगर नहीं होता है तो लास्ट स्टेप इज आपको अंडर द सेक्शन 101 आपको उनके अगेंस्ट केस फाइल करना पड़ेगा। बट दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द डिफ़ॉल्ट मेंबर। ये स्टेप्स के बाद आपको किसी लीगल एडवाइज़र की तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी, या फिर एडवोकेट की, बिकॉज ये सारा फाइलिंग करने में कोर्ट की कुछ प्रोसीजर है, कोर्ट के कुछ पेपर्स है जिसको आपको फिलअप करना पड़ता है, बाकायदा आपको वहाँ पे केस जारी करनी है, फिर उसके कुछ हियरिंग्स रहते हैं वो अटेंड करने हैं, और ये जो सारा खर्चा है वो आपको ऐड करना है जो डिफ़ॉल्ट मेंबर है उसके ही मेंटेनेंस की बिलिंग में, कि ये लीगल फीस आप पे नहीं करे हो, इसके लिए हमने जो एक्शन लिया है उसका लीगल फीस जो है उसके मेंटेनेंस बिल में ऐड हो जाएगा नीचे। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करें, डायरेक्टली आप जंप नहीं मारे नोटिस के लिए या फिर लीगल एक्शन के लिए। पहले जैसे कहा कि स्टेप बाय स्टेप जाए, पहले जेंटल रिमाइंडर्स, ये फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद फिर थर्ड स्टेप आएगा, आपको मैनेजिंग कमेटी में डिसीजन लेना है, रिजोल्यूशन पास करवाना है कि इसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेनी है। तो उसके बाद का स्टेप आएगा आप डिमांड नोटिस भेजना शुरू करें विद द करंट स्टेटमेंट, और वो भी पोस्ट या फिर कुरियर से। और उसके बाद भी अगर वो नहीं करते हैं तो उनको लिमिटेशन आप देना शुरू करें, कि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं, एनओसी नहीं देनी है, या कुछ कंप्लेंट नहीं रेज करनी है, या और कुछ कि उनके अगर कुछ आपके व्हीकल पार्किंग से तो पार्किंग के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, या उनके कुछ वर्कर्स है तो वर्कर्स के थ्रू भी आप लोग कुछ उनको मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। और इसको भी अगर वो लोग कुछ करते नहीं हैं तो उसके बाद ही लास्ट स्टेप आप डिमांड नोटिस का और वो लीगल अंडर द सेक्शन 101 का जारी करें। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के लिए और आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो आपको बता दूं कि बहुत सारे टॉपिक्स पे अब तक हमने वीडियो रिलीज़ किए हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखें, ताकि उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हो सकता है आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट, पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस रिलीज़ होने वाले हैं तो उसके सारे के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अभी हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करना शुरू कर रहे हैं कि इस हफ्ते से हम लोग हफ्ते में 2 बार वीडियो अपना रिलीज़ करेंगे। एवरी वेनसडे जो रहेगा वो हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड वीडियो रहेगा, और एवरी सैटरडे जो रहेगा वो आईएसओ से रिलेटेड वीडियोस रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।